4 मिस्टेक्स जो मैंने अपने आइसक्रीम बिजनेस में की और जो आपको अपने आइसक्रीम बिजनेस में नहीं करनी चाहिए। हाय, मेरा नाम नीरा पांडे है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन 4 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स की जो मैंने अपने आइसक्रीम बिजनेस में की अपने शुरुआती दिनों में। और वो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए बिकॉज ये बहुत ही महंगी मिस्टेक्स साबित हो सकती है। तो चलिए लेट्स डाइव डीप इनटू इट। फर्स्ट, मैंने डिमांड के लिए बहुत प्रे किया, एफर्ट किया कि मेरे बिजनेस की डिमांड बढ़े, लोग मेरे आइसक्रीम्स को, मेरे इनोवेशन इन आइसक्रीम्स को टेस्ट करना शुरू करें, बहुत सारे लोग आए मेरे आउटलेट पे। लेकिन अगर ऐसा होगा तो उसके लिए मेरी प्रिपेयर्डनेस क्या है, मैंने उस पर बिल्कुल काम नहीं किया। सो इनवेरिएबली मैंने अपने बिजनेस में, अपने आइसक्रीम बिजनेस में डिमांड बढ़ने के लिए बहुत सारे एफर्ट किए, लेकिन उस बढ़ती डिमांड को सप्लीमेंट करने के लिए मैं कोई तैयारी मैंने नहीं की। हुआ ये कि बिजनेस के पहले महीने में मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं थे। मुझे पता भी नहीं था कि लॉन्च से पहले कैसे मार्केट में हाइप क्रिएट किया जाता है। मैंने सिंपली लॉन्च कर दिया और हम वहां जाके बैठ गए मार्केट में, सोच के कि लोग आएंगे जाएंगे, एक दूसरे से वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होगा और मेरे आउटलेट पे भीड़ होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहला महीना चला गया, ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं आया बिजनेस में। दूसरा महीना भी ऐसे ही जाने लगा और तब मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे थोड़ी प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो मैंने कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज की और वो उस समय एक उसमें से वीडियो था जो वायरल हो गया। अब जब वीडियो वायरल हो गया तो सेकेंड मंथ टुवर्ड्स दी एंड अचानक मेरे आउटलेट पे एक दिन बहुत सारी भीड़ हो गई एंड आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है। एंड इवेंचुअली वो दिन पहला दिन था, उसके बाद दूसरे दिन सुबह से बहुत सारे कस्टमर्स आने लगे, तीसरे दिन बहुत सारे। हालत ऐसी हुई कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी उस इंक्रीज डिमांड को केटर करने के लिए। मेरा स्टाफ हालांकि ट्रेन था बट फिर भी हमारे पास ना उतनी इन्वेंट्री थी, ना उतना बैठने का जगह था, ना इतनी मैन पावर थी और ना इतना स्पेस था कि इतने सारे कस्टमर्स जब एक साथ में आ जाएंगे तो हम मूव कैसे करेंगे। एनीवेज, सो पहले दिन जब इतने कस्टमर्स आए तो हम बड़े खुश हुए कि हाँ चलो मजा आ रहा है, बिजनेस टेक ऑफ हो रहा है। सेकेंड दिन जैसा होने लगा तो धीरे धीरे थोड़ा एंग्जाइटी होने लगा, टायर्डनेस आने लगी, बहुत क्योस होने लगा, लोग कंप्लेन करने लगे मेरा ऑर्डर पहले नहीं आया, मैंने पहले ऑर्डर दिया था, बैठने की जगह नहीं। तीसरे दिन जब ऐसा हुआ तो ऑलमोस्ट हमारी सारी इन्वेंट्री जो थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और चौथे और पांचवें दिन, स्पेशली वीकेंड जो था सैटरडे संडे, उन 2 दिनों में हमें अपना आउटलेट बंद रखना पड़ा क्योंकि हमारी इन्वेंट्री खत्म हो गई थी, हम स्टॉक आउट हो गए थे। तो पॉइंट ये है कि जब आप डिमांड इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लेते हैं तो बैकअप में आपको इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर आपकी डिमांड जनरेट हो गई आपके बिजनेस के लिए, आपके आइसक्रीम्स के लिए, तो फिर आप कैसे उसको मैनेज करेंगे सो दैट इवेंचुअली वो इतना क्योटिक ना हो और आप एकदम उस समय में यू आर नॉट कॉट टोटली अनप्रिपेयर्ड। पहला। दूसरा, जब मेरे बिजनेस में डिमांड इतनी जनरेट हो गई, इतने लोग आने लगे तो हमको वो हैंडल करना मुश्किल हो गया और एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए था। जो स्टाफ चार स्टाफ मेंबर्स थे और मेरे फादर खुद वहां पे रहते थे, उन सबको इतना सुबह के 11 बजे से लेके 12-1 बजे तक रात को कंटिन्यूसली काम करना पड़ा। सब पर वर्कलोड इतना बढ़ गया तो अब हमारे पास एकदम से नया स्टाफ कहाँ से लाए, क्या करें, वो सब कोई रिसोर्सेस थे नहीं। इवेंचुअली घर के बच्चों को उधर लगाया। सो मेरे नेफ्यू को बोला थोड़े दिन रुक जा, कॉलेज मत जा प्लीज, यहाँ पे सपोर्ट कर इवनिंग के। आज में मेरी डॉटर को बोला इवनिंग में यहाँ पे रहो। सो दैट्स हाउ वी मैनेज। लेकिन जब इतनी डिमांड बढ़ने लगी तो ऑब्वियसली क्योस बहुत होने लगा और वो क्योस धीरे धीरे मुझे डराने लगा। सो मैं डरने लगी एंड इवेंचुअली मैं ये प्रे करने लगी कि इतने सारे कस्टमर्स ना आए, थोड़े कम कस्टमर्स आए। और
कस्टमर्स को कम करने के लिए अब मुझे क्या, मेरे पास क्या रिसोर्स था। मेरे पास ये रिसोर्स था कि मैंने जो अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज शुरू की थी वो मैंने पूरी तरह से बंद कर दी, और अगले 3-4 महीने तक मैंने कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं की, जिससे इवेंचुअली धीरे 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 मेरी डिमांड कम होने लगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे फिर लगने लगा कि नहीं, मैंने शायद गलती कर दी। रूल मार्केटिंग का ये है कि जब आपके पास डिमांड जनरेट नहीं हो रहा है, जब आपके पास ज्यादा कस्टमर्स नहीं है, तब आप मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशंस करते हैं। लेकिन जब आपकी सेल्स बढ़ने लगे तो आपको अपने प्रमोशंस एटलीस्ट डबल कर देने हैं। So that is a rule of the market, which I did not know and I did not follow. मैंने उसका बिल्कुल रिवर्स किया कि अपनी प्रोमोशनल एक्टिविटीज बिल्कुल ही बंद कर दी। तो फिर जब थोड़े समय बाद हमें रीस्टार्ट करना पड़ा तो हमें राइट फ्रॉम स्क्रैच अपनी मार्केटिंग रीस्टार्ट करनी पड़ी। सेकेंड पॉइंट। थर्ड गलती जो मैंने की वो ये थी कि जब मैं फ्रेंचाइजीज देना मैंने शुरू किया तो मैंने थोड़े बहुत रूल्स, कुछ फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट्स देखे थे, कुछ जो मेरे कंसल्टेंट थे उनसे डिस्कस भी किया था, लेकिन वो जो थे वो एक प्रोडक्ट के कंसल्टेंट थे, वो मार्केटिंग के कंसल्टेंट नहीं थे। तो मैंने अपने हिसाब से और 4-5 अग्रीमेंट देख के अपना जो अग्रीमेंट था वो तैयार किया, लेकिन मैं उसमें ब्रांड गाइडलाइंस डालना टोटली भूल गई। तो हुआ क्या कि इनिशियली जो हमारी 1-2 फ्रेंचाइजीज ओपन हुई उसमें भी जैसे उन लोग मीडिया की कवरेज होने लगी, जैसे थोड़ा प्रमोशन सा होने लगा, वर्ड ऑफ माउथ उन आउटलेट्स के बारे में न्यूज फैलने लगी, तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया, लोकल न्यूज़पेपर्स वाले उन आउटलेट्स पे जाने लगे और उनका इंटरव्यू करने लगे। तो होने ऐसे लगा कि हर आउटलेट ओनर जो था वो ब्रांड के बारे में अपने मन से जो मन आ रहा है वो बात करने लगा, चाहे उनको पता भी है या उनको नहीं पता है कि इस ब्रांड के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसका थीम क्या है, स्टोरी क्या है, उनमें से किसी को उतना पता नहीं था। लेकिन वो सबके सब जो है मीडिया में अपना ब्रांड के बारे में बात करने लगे, जो कि फिर जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज जो चीजें बाहर जा रही थी दोज वर नॉट राइट, एंड देन आई स्टार्टेड पैनिकिंग, और मैं अपनी मार्केटिंग जो एजेंसी है उनसे फिर मैंने बात की, एंड देन हमने वो कम्युनिकेशन रोल आउट किया। सो थर्ड इंपॉर्टेंट मिस्टेक, जब आप फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं या आप किसी और बिजनेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रांड के रिलेटेड सारी गाइडलाइंस वहां पे एट द ऑनसेट ही क्लियर करें और उनको अपने एग्रीमेंट का पार्ट बनाएं। और चौथी और सबसे ज्यादा कॉस्टली मिस्टेक अगेन ये थी कि जब मैं बिजनेस शुरू कर रही थी तो मुझे मशीन्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, और मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की थी अपने हिसाब से, लेकिन ज्यादा मेरी नो हाउ कम थी, क्योंकि मैं डिफरेंट सेक्टर से थी, इस सेक्टर से नहीं थी। तो मैं थोड़ा पैसा भी बचाना चाहती थी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा काफी पैसा खर्च हो गया था। तो मैंने देखा मैंने गलत मशीनें खरीद ली अपनी आइसक्रीम बिजनेस के लिए। तो पहली गलती ये थी कि मैंने बैच फ्रीजर मुझे खरीदना था, लेकिन जहां पे मैंने इंक्वायर किया हर जगह बैच फ्रीजर ऑब्वियसली एक्सपेंसिव थे, 1 लाख 1.5 लाख इसके अराउंड थे। तो मुझे उस समय कोठी मशीन्स दिखाई दी मार्केट में अवेलेबल ऑनलाइन, जो कि 28,000 30,000 की थी। तो मुझे लगा हाँ ये बेस्ट है, इसमें तो आइसक्रीम अच्छे से बनता है, बिकॉज उसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी था। मैंने उनके वेंडर से भी बात किया, उन्होंने बोला हाँ हाँ बनाते हैं लोग, और मैंने वो ऑर्डर कर दिया। मुझे लगा कि मैन पावर तो मेरे पास है तो हम मैनेज कर सकते हैं। जब वो कोठी मशीन आई तब मुझे पता चला कि मेरी टाइप ऑफ आइसक्रीम्स के लिए ये कोठी मशीन इज नॉट यूजफुल एट ऑल। वो मशीन बहुत ज्यादा टाइम लेती थी, करीब करीब 40-45 मिनट लेती थी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। बहुत ही टीडियस था उसको ऑपरेट करना, लेकिन उस सब के अलावा भी जो एंड प्रोडक्ट निकलता था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बहुत आइसी निकलता था। सो प्रोबेबली वो मशीन्स जो हैं वो कुल्फीज के लिए सूटेबल होंगी, बट आइसक्रीम, प्रीमियम आइसक्रीम के लिए वो मशीन सूटेबल नहीं थी। तो मेरे लिए वो मशीन बिल्कुल बेकार हो गई, और वो जो मैंने 30,000 लगाया वो
मेरा वेस्ट गया। फिर मैं पैनिक में थी क्योंकि मेरा बिजनेस तो ऑलरेडी आउटलेट खुल चुका था, मैं मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन मेरे पास कोई बैच फ्रीजर टाइप की मशीन नहीं थी आइसक्रीम बनाने के लिए। कोठी मशीन जो मैंने खरीदी थी वो बिल्कुल यूजलेस साबित हो रही थी मेरे बिजनेस के लिए। तो फिर मैंने बैच फ्रीजर्स के लिए इंक्वायर करना शुरू किया और मेरे पास टाइम कम था, तो जल्दी जल्दी में मैंने 2 बैच फ्रीजर्स खरीदे। एक था 1.25 रुपए का और एक था उस समय आई थिंक 1.5 लाख या 1.25 रुपए का। अब ये बैच फ्रीजर्स मैंने खरीदे, मैं अपना प्रोडक्ट भी लेकर गई, मैंने वहां पे ट्राई किया। जब वो प्रोडक्ट बन के निकला तो मुझे ठीक लगा, तो मैंने वो खरीदा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मैं ये असर्टन नहीं कर पाई कि ये जो वेंडर था, ये वेंडर जो थे ये मिडिल मैन थे, ये मैन्युफैक्चरर नहीं थे उन मशीन के। तो आगे जाकर जब मशीन के पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आई और मैंने इन वेंडर को अप्रोच किया कि मुझे ये पार्ट का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो उन वेंडर ने, वो जो वेंडर थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने बोला कि सॉरी, ये अब मशीन, ये वाली मशीन अब नहीं बनती, तो इसके पार्ट्स अनअवेलेबल है। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज, मेरी इतनी महंगी मशीन है, ये खराब, मतलब ये तो पैसा मेरा पूरा बर्बाद ही चला जाएगा। बट उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने बोला, उन्होंने ट्राई किया, बट जहां से वो मशीन आती थी अब वो वैसा स्पेयर पार्ट्स नहीं अवेलेबल, क्योंकि वो मशीन अब उस साइज की और उस स्टाइल की मशीन अब नहीं बन रही। तो फिर वो मेरा पूरा का पूरा पैसा जो है वो वेस्ट गया। तो इम्पॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पे ये है कि जब आप अपनी आइसक्रीम बिजनेस के लिए मशीन्स खरीदते हैं, चाहे वो ब्लास्ट फ्रीजर, चाहे वो बैच फ्रीजर या जो भी, प्लीज फोकस करिए कि आप ये मशीन्स मैन्युफैक्चरर से खरीदें, ना कि मिडलमैन से, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो हैं वो आपको फिर स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी मैन्युफैक्चर करके देंगे, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे मिडलमैन से खरीदी है तो फिर वो आपकी मशीन जो है वो पूरी कॉस्ट जो है वो संक कॉस्ट जाएगी, क्योंकि बहुत हद तक पॉसिबल है आपको उसके स्पेयर पार्ट्स ना मिले। तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या इनमें से कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपने या आप किसी को जानते हैं उन्होंने की है। लेट मी नो। अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज राइट यस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट हम ऐसे वीडियोस और बनाएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और इस वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए अगर आपको ये पसंद आया और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है। बाय बाय।